नमस्कार दोस्तों, विजेंद्र सोनी गंगानगर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो रीट से लेकर के रीट है, वरिष्ठ अध्यापक है, व्याख्याता स्कूल है, कॉलेज लेक्चरर है, नेट है, सारे के सारे किसी भी एग्जाम की बात करें सब में ये टॉपिक कॉमन टॉपिक है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? कौन सा? प्रवाल भित्ति। हम प्रवाल भित्ति की बात करेंगे। सबसे पहले हम प्रवाल भित्ति की जो सामान्य जानकारियां हैं वो जान लेते हैं। क्या होता है प्रवाल भित्ति, देखते हैं। देखिए, प्रवाल भित्ति कोरल पॉलिप एक मूंगा होता है। मूंगे के अस्थि पंजर से बनती है। इसके अस्थि पंजर के समेकन से बनती है। क्लियर है? प्रवाल भित्ति क्या होती है? कोरल पॉलिप या मूंगे के अस्थि पंजर के समेकन से बनती है। ठीक है। इसका जो क्षेत्र होता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा? जो 25 डिग्री एन मतलब उत्तरी गोलार्ध से लेकर के और 25 डिग्री एस मतलब दक्षिणी गोलार्ध के अक्षांशों के बीच में ये कोरल पॉलिप विकसित होते हैं। ठीक है। इनको सामुद्रिक वर्षावन भी कहते हैं। सामुद्रिक वर्षावन भी कहते हैं। सामुद्रिक वर्षावन भी कहते हैं। इनके जो बाहरी झिल्ली होती है उन पर एक शैवाल पाई जाती है। शैवाल, उसका नाम है जुक्सांथलाई। जुक्सांथलाई, ये याद रखना। जुक्सांथलाई एल्गी कहते हैं। एल्गी शैवाल कहाँ? इस कोरल पॉलिप के जो बाहरी आवरण है उस पर जुक्सांथलाई एल्गी पाई जाती है। और ये जो कोरल पॉलिप है ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्लियर है? अब ये इसकी सामान्य जानकारी लेने के बाद में हम बात करते हैं कि इनके आदर्श क्षेत्र कौन से हैं। आदर्श क्षेत्र, इनके लिए आदर्श जो दशाएं होती है वो आदर्श दशाएं कौन कौन सी है उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम तापमान की बात करते हैं। यहाँ से सवाल ज्यादा आने के चांस रहते हैं। तापमान इसके लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के और 21 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहना चाहिए तापमान। नंबर 2 पर इसकी गहराई की बात करेंगे। इसकी जो गहराई है वो 200 से 250 फीट की बात कर रहा हूं मैं, फीट की। 200 से 250 फीट। यदि इसको फैथम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना? 30 से 35 फैथम आ जाएगा। फैथम क्या होता है कि 6 फीट मिल करके एक फैथम बनाते हैं। फैथम जो समुद्र की गहराई नापने की इकाई है। लेकिन मर्रे ने इसकी आदर्श गहराई कितनी बताई है? 30 फैथम बताई है। ये पूछा हुआ सवाल है कि मर्रे ने इसकी गहराई कितनी बताई है? 30 फैथम बताई है। नंबर 3, जल कैसा होना चाहिए? जल होना तो स्वच्छ चाहिए, लेकिन उसके अंदर अवसाद चूने के रूप में कुछ होना चाहिए। चूने के रूप में अवसाद होना चाहिए। बिल्कुल स्वच्छ जल होगा तो फिर कोरल पॉलिप विकसित कैसे होंगे? तो चूना कुछ अवसाद के रूप में इसको मिलना चाहिए। नंबर 4, जो इसमें लवणता है, इस पर सवाल बहुत बार पूछा हुआ है। लवणता है वो कितनी होनी चाहिए? वो 27% से लेकर के और 30% के बीच में इसकी लवणता होनी चाहिए। कितना? 27 से लेकर के और 30% के बीच में इसकी लवणता होनी चाहिए। 5वीं जो इसकी आदर्श इकाई है वो क्या है कि महासागरीय धाराएं या तरंगे कहते हैं।
तो ये इसके लिए क्या होती है, आदर्श होती है, क्योंकि ये अवसाद दूसरी तरफ से लेकर के और इस तरफ आती है जहां कोरल पॉलिप होते हैं। यदि मात्रा लवणता की ज्यादा हो जाए तो ये धाराएं यहाँ से स्थानांतरित भी कर देती है किसको, लवणता की मात्रा को। तो ये सारी की सारी चीज मेंटेन रखने के लिए क्या चीज जरूरी है, महासागरीय धाराएं या तरंगे चलनी चाहिए। क्लियर है। और छठा जो सवाल है वो अंतःसागरीय चबूतरा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अंतःसागरीय चबूतरा होगा तो ये कोरल पॉलिप विकसित हो सकते हैं, नहीं तो कोरल पॉलिप विकसित होने के चांस बहुत कम होते हैं। इस पर सातवां जो प्रभाव है वो नकारात्मक प्रभाव भी बता रहा हूं मैं, वो किसका है, औद्योगिकरण का। औद्योगिकरण का इस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। औद्योगिकरण का इस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। क्लियर है। अब जो आठवीं बात बता रहा हूं वो है कोरल विरंजन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कोरल विरंजन। क्या होता है कि जब निकटवर्ती क्षेत्र में ताप बढ़ जाए तो ये कोरल पॉलिप क्या होते हैं, ये अपना जो गरुंदा होता है उसको छोड़ करके अन्यत्र चले जाते हैं और ये सफेद रंग के दिखाई देने लगते हैं, श्वेत हो जाते हैं, श्वेत, जिसको क्या बोल देते हैं, कोरल विरंजन कह देते हैं। और ये किसके कारण होता है, ताप वृद्धि के कारण होता है। ताप वृद्धि के कारण होता है क्या चीज, कोरल विरंजन। क्लियर है। और ताप वृद्धि का यदि हम सीधा संबंध देख लें, बहुत बार रिपीट हो गया ये सवाल कि अल नीनो से भी तो क्या होता है, ताप वृद्धि होती है। तो अल नीनो से क्या होगा, कोरल विरंजन हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीजें क्या थी, ये प्रवाल भित्ति को प्रभावित करने वाले कारक थे। अभी इसके बाद में हम देखते हैं कि प्रवाल भित्ति के प्रकार कौन कौन से हैं। प्रवाल भित्ति के प्रकार कौन से हैं, तो प्रवाल भित्ति के 3 प्रकार बताए हैं। प्रवाल भित्ति के प्रकार 3 है। कौन कौन से, नंबर 1 तटीय प्रवाल भित्ति, नंबर 2 अवरोधक प्रवाल भित्ति, और नंबर 3 वलयाकार प्रवाल भित्ति। इस वलयाकार प्रवाल भित्ति को क्या कह देते हैं, एटॉल भी कह देते हैं। एटॉल जो किसकी आकृति की होती है, घोड़े के नाल की बनती है, दिखने वाली आकृति होती है। अब तटीय प्रवाल भित्ति की बात करते हैं सबसे पहले। तो तटीय प्रवाल भित्ति क्या होती है, जैसे ये सागर का तट है, यहां से ये महाद्वीपीय मग्न तट आ गया, यहां से ये सागर का तल हमें दिखाई दे रहा है जो ऊपर इस प्रकार है। और यहाँ पर यदि चबूतरा होगा तो इस चबूतरे के सहारे यहाँ पर ये गरोंदा बना देंगे चबूतरे के सहारे। तो ये जो आकृति बनती है यहाँ तट के सहारे, चबूतरा होने की वजह से तट के सहारे जो आकृति बनती है वो क्या कहलाती है, तटीय प्रवाल भित्ति कहलाती है। अब इसकी विशेषता क्या है कि इसका यदि हम ये सागरवर्ती भाग देखें, ये वाला हिस्सा देखें तो ये कैसा है, तीव्र ढाल वाला है। ये तीव्र ढाल वाला होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। और यदि इसका स्थलमुखी, ये स्थलमुखी ढाल देखें तो ये मंद ढाल वाला होगा। और इसमें भी कभी कभी यहाँ पर इस जगह एक झील का निर्माण हो जाता है जिसको क्या कह देते हैं, बोट चैनल कह देते हैं। बोट चैनल तटीय प्रवाल भित्ति में भी बन सकता है। ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं अवरोधक प्रवाल भित्ति। अवरोधक प्रवाल भित्ति में क्या होता है, जैसे ये महाद्वीपीय मग्न तट से थोड़ा दूर हटके यहाँ पर इस प्रकार से
ये अवरोधक प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये भाग, ये प्रवाल भित्ति का हिस्सा है और यहाँ पर हमेशा जल भरा हुआ रहता है। ये सारा कौन सा हिस्सा है? ये जलीय भाग है। इस प्रकार से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अवरोधक प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति की बात करें तो ये जो हिस्सा है, ये जो ढाल है, ये 45 डिग्री का ढाल बनता है। कभी कभार ये 20 से लेकर के और 25 डिग्री तक भी हो सकता है, लेकिन औसतन इसका 45 डिग्री का ढाल रहता है। इसके बीच में ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर जो जलयान है वो आ जा सकते हैं। इनका जो प्रवेश स्थान है वो ज्वारीय मार्ग कहलाता है, ज्वारीय मार्ग कहलाता है, ज्वारीय मार्ग। क्लियर है? अब बात करें अवरोधक प्रवाल भित्ति की, तो विश्व की जो सबसे लंबी अवरोधक प्रवाल भित्ति है वो 9 डिग्री से लेकर के और 22 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में है। 9 डिग्री से 22 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में है। दक्षिणी अक्षांश में भी इसकी बात करें तो इसकी जो टोटल लंबाई है वो 1920 किलोमीटर है। 1920 किलोमीटर मतलब 1200 मील लंबी है ये, 1200 मील। कौन सी अवरोधक प्रवाल भित्ति और है कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की भी बात करें, जैसे ऑस्ट्रेलिया की आकृति कैसी है, इस प्रकार की, ऐसे। तो यहाँ पर इस तट पर स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के इस तट पर स्थित है। जो इसका कौन सा भाग है? पूर्वी तट है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर यह स्थित है। कौन सी? विश्व की सबसे लंबी अवरोधक प्रवाल भित्ति। क्लियर है? अब बात करते हैं वलयाकार प्रवाल भित्ति की। वलयाकार प्रवाल भित्ति की, वलयाकार प्रवाल भित्ति कैसी होती है? घोड़े के नाल की भांति दिखने वाली। इसकी मैं 2 परिच्छेदिका बना रहा हूं। देखें, इसको यदि सामने से देखें तो ये इस प्रकार की दिखाई देगी, इस प्रकार की दिखाई देगी जैसे घोड़े की नाल होती है। ये वाला हिस्सा जलमग्न रहता है। यदि मैं महासागरीय भाग की बात करूं, ऐसे कल्पना करूं, तो ये वाला हिस्सा सारा जलमग्न रहेगा। और ये जो बनाया है ये क्या चीज है? ये वलयाकार प्रवाल भित्ति है, जिसको क्या नाम देते हैं? एटॉल नाम देते हैं। ठीक है। अब यदि हम इसकी ऊपर से यदि कल्पना करें कि ऊपर से यूं ड्रोन से देखें तो कैसा दिखाई देगा, तो वो इस प्रकार का दिखाई देगा। हमें ड्रोन से यदि हम देखेंगे तो ये इस प्रकार का दिखाई देगा। ठीक है। ये तो मैंने 4 भाग बताए हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। तो ये इस प्रकार का दिखाई देगा और यहाँ पर क्या होगा? जल भरा हुआ दिखाई देगा। इसके चारों ओर जल भरा हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पर हमें पेड़ दिखाई देते हैं, छोटे छोटे हमें पेड़ दिखाई देंगे। इन पेड़ का ध्यान रखना, ये जो पेड़ हैं, जो वृक्ष हैं, वो ताड़ के वृक्ष होते हैं, ताड़ के वृक्ष। ये सवाल बनता है कि वलयाकार प्रवाल भित्ति पर जो वृक्ष दिखाई देते हैं वो कौन से वृक्ष हैं? ताड़ के वृक्ष हैं। क्लियर है? अब ये घोड़े की नाल की भांति दिखाई देने वाली वलयाकार प्रवाल भित्ति एटॉल प्रवाल भित्ति है। क्लियर है? यदि हम इसमें विश्व संदर्भ में देखें तो विश्व संदर्भ में इसमें 3 प्रकार की वलयाकार प्रवाल भित्ति हो सकती है। पहला कि इसमें बीच में द्वीप ना हो, बीच में द्वीप कहीं ना हो, वो प्रवाल भित्ति। दूसरा कि द्वीप हो, वो प्रवाल भित्ति। और तीसरा कि निक्षेपण से द्वीप का निर्माण हुआ हो, निक्षेपण से द्वीप का निर्माण हुआ हो, ऐसी प्रवाल भित्ति। तो 3 प्रकार की वलयाकार प्रवाल भित्ति भी हो सकती है। और वलयाकार प्रवाल भित्ति का यदि विश्व प्रसिद्ध उदाहरण दूं तो फुन्नाफुट्टी, फुन्नाफुट्टी प्रवाल भित्ति, फुन्नाफुट्टी प्रवाल भित्ति ये विश्व प्रसिद्ध
वलयाकार प्रवाल भित्ति का उदाहरण है। ठीक है, अब इसके बाद में हम प्रवाल भित्ति के सिद्धांतों का वर्णन कर लेते हैं कि प्रवाल भित्ति के सिद्धांत कौन से हैं। तो सिद्धांत में सबसे पहले डार्विन का अवतलन सिद्धांत। डार्विन का अवतलन सिद्धांत बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। डार्विन का अवतलन सिद्धांत कब दिया था? 1837 ईस्वी में दिया था, और 1842 ईस्वी में इसमें संशोधन किया था। संशोधित रूप कब आया था? 1842 ईस्वी में आया था। इस पर नेट में एक सवाल आया हुआ है कि आपको चित्र दे दिए, जैसे ये चित्र दे दिया इस प्रकार का, ये नंबर 1 पर दे दिया, ये नंबर 2 पर दे दिया, यहां से इस प्रकार यहां पर जल दिखाई देगा, और नंबर 3 पर जैसे यहां पर ये इस प्रकार का एक डायग्राम दे दिया ऐसे, और नंबर 4 पर आपको इस प्रकार का एक डायग्राम दे दिया ऐसे, जहां पर एक लेगून भी दिखाई दे रही है। लेगून झील होती है जो प्रवाल भित्ति में बनती है, लेगून। ठीक है, और यहाँ पर मान लो एक कश्ती भी दिखाई देती है, ये एक कश्ती बनाती इसमें। ठीक है, तो ये आपको क्रम ऐसे कैसे याद रखना है कि पहले नंबर पर ये आता है, दूसरे पर ये, तीसरे पर ये, चौथे पर ये क्या बता रहा है कि स्थल भाग निरंतर अवतलित हो रहा है, नीचे की तरफ बैठ रहा है, और अंततः जो तटीय प्रवाल भित्ति थी वो अवरोधक प्रवाल भित्ति, और उसके बाद में क्या बन गई? वलयाकार प्रवाल भित्ति के रूप में कन्वर्ट हो गई है। ऐसा किसने बताया था? डार्विन ने बताया था। क्लियर है? अब दूसरा जो सिद्धांत है वो डेविस का सिद्धांत है, और डेविस ने भी अवतलन सिद्धांत ही बताया है। डेविस ने अवतलन सिद्धांत ही बताया है। नंबर 2 डेविस का अवतलन सिद्धांत ये कब दिया था इसने? 1914 से 1918 के बीच में, 1914 से 1918 के बीच में दिया है डेविस का अवतलन सिद्धांत। क्लियर है? इसके बाद में तीसरा जो सिद्धांत है वो मर्रे का स्थिर स्थल का सिद्धांत। मर्रे का स्थिर स्थल का सिद्धांत। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इसकी गहराई। जब मैंने ये कंसेप्ट करवाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि मर्रे ने आदर्श गहराई कितनी बताई है? 30 फैदम की बताई। 30 फैदम मर्रे के अनुसार आदर्श गहराई 30 फैदम है, और इसने ये सिद्धांत कब दिया था? 1880 से 1882 के बीच में। क्लियर है? अब लास्ट जो बचता है चौथा सिद्धांत, वो है हिम नियंत्रण का सिद्धांत। हिम नियंत्रण का सिद्धांत ये किसका है? हिम नियंत्रण का सिद्धांत किसका है? दिल्ली का। ध्यान में रखना, दिल्ली ने हिम नियंत्रण का सिद्धांत दिया था। कब? 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में। और क्या माना था कि ये प्रवाल भित्तियां जो बनी है वो प्लीस्टोसीन काल के बाद में बनी है। प्लीस्टोसीन काल के बाद में इनका निर्माण माना है। क्लियर है? तो ये था प्रवाल भित्ति से संबंधित पूरा विवरण। अब करते हैं इसके एक्सरसाइज सवाल। ये है प्रवाल भित्ति से संबंधित कुछ सवाल जिनके उत्तर आपने कमेंट बॉक्स में देखने, वीडियो देखने के दौरान आपको इनके उत्तर मिल जाएंगे। क्लियर है? पहला, विश्व की सबसे लंबी अवरोधक प्रवाल भित्ति कहाँ है और कितनी लंबी है?
ये कमेंट बॉक्स में आपने जवाब देना है। नंबर 2 कि प्रवाल भित्ति के लिए आदर्श लवणता कितनी होती है। नंबर 3 आदर्श तापमान कितना होता है। नंबर 4 सबसे गहरी प्रवाल भित्ति कौन सी है। मैंने 3 प्रकार बताए, उनमें सबसे गहरी प्रवाल भित्ति कौन सी है वो आपने जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। नंबर 5 मर्रे ने आदर्श गहराई कितनी बताई है प्रवाल भित्ति की, ये आपने जवाब देना है। नंबर 6 वलयाकार प्रवाल भित्ति पर कौन से वृक्ष दिखाई देते हैं। और नंबर 7 मिलान करना है, 2 सूचियां बनाई है मैंने, सूची 1 और सूची 2। तो सूची 1 में मैंने सिद्धांत के नाम दिए हैं, हिम नियंत्रण सिद्धांत, स्थिर स्थल सिद्धांत और अवतलन सिद्धांत। और सूची 2 में मैंने इसके प्रतिपादक दिए हैं, पहले में डार्विन है, दूसरे में दिल्ली है और तीसरे में मर्रे है। तो सूची 1 के अनुसार 2 को सेट करना है आपने, 2 को सेट करके तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसके जवाब दोगे। उम्मीद है मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आया है ना, फैला दो इसको, बहुत जगह शेयर करो। धन्यवाद।